हेलो मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में। एक छोटा सा वीडियो है जो आपको जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में अवगत कराएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 8वें भाव मतलब जो जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है उससे हम किन किन बातों पर विचार करते हैं। तो पहला है जातक की आयु, दूसरा बीमा। बीमा मतलब ऐसा धन जो हम लोग किसी की मृत्यु के कारण हमें प्राप्त होता है, तो वो या और भी किसी प्रकार का धन जो मतलब हमारा खुद का कमाया हुआ धन नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ने अपने लिए कोई बीमा करवाया और वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो वो जो धन उनके पुत्र को मिलेगा वो धन उस पुत्र के द्वारा खुद कमाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी धन जो हम लोग खुद नहीं कमाते बल्कि हमें बाई चांस मिल जाता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे धन का अगर हम लोगों ने विचार करना है तो हम लोगों को 8वें भाव पर कंसीडर करना पड़ेगा। इसके बाद साथी। साथी मतलब जो हमारा पार्टनर होता है, तो क्योंकि 7वां भाव हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है तो 7वें से दूसरा मतलब 8वां भाव। जैसे अगर आप जानते हैं कि जो पहला भाव होता है वो जातक को रिप्रेजेंट करता है और उसके धन को देखने के लिए हम लोग दूसरे भाव पर कंसीडर करते हैं। तो इसी प्रकार 7वां भाव पार्टनर का होता है तो उसके धन को देखने के लिए मतलब पार्टनर के धन को देखने के लिए हम लोग 8वां 7वें से दूसरा मतलब 8वां भाव उस पर विचार करते हैं। इसके बाद मृत्यु का प्रकार, किस प्रकार की मृत्यु होगी, नेचुरल डेथ होगी, अननेचुरल होगी, एक्सीडेंटल होगी या कोई बीमारी वगैरह के कारण होगी, तो उसके बारे में भी विचार हम लोग 8वें भाव से ही करते हैं। इसके बाद वंशानुगत संपत्ति मतलब पूर्वजों द्वारा प्राप्त होने वाली संपत्ति। पेंशन, तो ये जो पेंशन होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 में बताया था, बीमा मतलब ऐसा धन जो हम लोग खुद नहीं कमा रहे। तो जो पेंशन है वो भी आदमी ऑन जॉब तो होता नहीं है, तो जो पैसा उसे मिलता है उसके लिए वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है ना, वो उसका पूर्व का किया गया कार्य है जिसके फलस्वरूप उसे वो धन प्राप्त हो रहा है। तो पेंशन के बारे में भी हम लोग 8वें भाव के बारे में ही विचार करेंगे। एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के लिए भी 8वें भाव पर कंसीडर करना चाहिए। ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसके लिए आपको 8वां भाव देखना पड़ेगा। इसके बाद सफरिंग एंड सोरो, तो इसके बाद आता है दुख, सफरिंग आपकी, तो जीवन में जो दुख होते हैं, जो नकारात्मक विचार आते हैं आप लोग के मन में, उन सबको भी हम लोगों को देखने के लिए 8वें भाव पर कंसीडर करना पड़ता है। एक बात आती है शर्मनाक स्थिति, पुट टू शेम, सॉरी। ठीक है, तो मतलब कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं या कुछ एक्टिविटी हम लोगों की ऐसी होती है जिसके कारण हमें थोड़ी देर के लिए बहुत मतलब ग्लानि सी महसूस होती है, शर्म सी महसूस होती है। तो अगर इसके बारे में भी आपको विचार करना है, मतलब जितनी भी आप, अगर मैं प्योर वर्ड में बोलूं तो जितनी भी बेइज्जतियां होती हैं, जितने भी दुख होते हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे मन में, उन सब पर अगर आपने विचार करना है तो सबसे पहले आपको 8वें भाव पर ही विचार करना पड़ेगा। अपमान, फिर वही बात आ गई, बेइज्जती, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था। तो अगर आप बात करते हैं अपमान की तो उसके लिए भी आपको 8वें भाव पर ही विचार करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जातक की आयु के संबंध में बीमा, बीमा से मतलब है ऐसा धन जो हम लोग खुद नहीं कमाते हैं, हमारे पार्टनर का धन, हमारी मृत्यु या मृत्यु का प्रकार, दुर्घटनाएं, पूर्वजों से प्राप्त होने वाली संपत्ति
या शर्मनाक स्थितियां समाज में उत्पन्न होने वाली, या ऐसी स्थितियां जिसके कारण हम लोगों को बड़ा इंसल्टेड फील होता है, ठीक है, या हमारे जीवन में आने वाले दुख, उन सब का विचार करने के लिए हम लोगों को आठवें भाव पर कंसीडर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोगों को किसी काम में फेलियर, मतलब अगर हमें असफलता प्राप्त होती है किसी काम में, हम लोग कोई काम कर रहे हैं और हमें उसके अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो रही, मतलब हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बार बार हम लोग फेल हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की दुख वाली स्थिति है जो नंबर 9 में मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही तो वास्तव में आप दुखी हैं, तो इसके ऊपर भी अगर आपने विचार करना है तो इसके लिए भी आपको आठवें भाव पर ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब कुछ घटनाएं जो आठवें भाव से देखी जाती हैं, उनसे रिगार्डिंग जो रूल हैं उन्हें समझते हैं। तो पहला रूल है गुड हेल्थ, मतलब अच्छे स्वास्थ्य की। ऑब्वियस सी बात है कि स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रूल क्या है? रूल है कि अगर जो सब लोड है आठवें भाव का, वो सिग्निफाई करता है पांचवें और 11वें भाव को, ठीक है, तो जो नेटिव है, जो जातक है, जिसकी कुंडली को आप लोग देख रहे हैं, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, ठीक। अगर वो बीमार है तो वो बीमारी से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। कब? जब आठवें भाव का जो सब लोड है वो सिग्निफाई करे पांचवें और 11वें भाव को। तो इन दोनों स्थितियों में अगर वो पांचवें और 11वें भाव को सिग्निफाई करता है तो जातक की पहली बात, अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा चलेगा। लेकिन अगर वो पहले से बीमार है तो इस कंडीशन में उसकी वो बीमारी समाप्त हो जाएगी और वो उससे रिकवर कर जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए उसके कुंडली में ऐसा कुछ लिखा है कि उसके जीवन में कोई एक्सीडेंट होना है, तो हो सकता है उस एक्सीडेंट से भी उसका बचाव हो। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बचाव होगा, लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसे उतना नुकसान ना हो जितना नुकसान हो सकता था, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब होगा कब? तो ये सब होगा जब ज्वाइंट पीरियड से मेरा मतलब है दशा भुक्ति अंतरा, डीबीए। जब डीबीए जो दशा भुक्ति अंतरा चलेगा उसमें जो सिग्निफिकेटर्स होंगे वो 1, 5 और 11 को सिग्निफाई करेंगे। अब अगर आप इस बात को और अच्छे से समझना चाहते हैं और अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो आप इसके लिए केवल आठवें भाव तक सीमित ना रहें। इसके लिए आप असेंडेंट, मतलब लग्न के सबलोड को भी चेक करें कि क्या वो भी यही दिखा रहा है। इसी तरह छठे भाव जो बीमारी का भाव है उसे भी चेक करें, मतलब उसकी सब लोड को भी चेक करें सेम कॉम्बिनेशन के लिए कि क्या ये भी यही बात सिग्निफाई कर रहा है या नहीं। अगर ये दोनों भी इस पांचवें और 11वें भाव को सिग्निफाई करते हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि जातक की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर बीमार है तो उससे रिकवर हो जाएगा और उसके जीवन में उस दौरान, मतलब जब ये 1, 5, 11 भाव के सिग्निफिकेटर की डीबीए दशा भुक्ति अंतरा चलेगा तो उस दौरान उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा और पुरानी बीमारियों से वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि केवल एक भाव को देखकर रिजल्ट देना हमेशा नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट की। तो अगर आठवें भाव का जो सब लोड है वो सिग्निफाई करता है आठवें और 12वें भाव को, ठीक है, तो जातक के जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। अब ये होगा कब? तो निश्चित रूप से ये तब होगा जब ज्वाइंट पीरियड, मतलब दशा भुक्ति अंतरा चलेगा किनका? 6, 8, 12 इन भावों के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनकी जब डीबीए आएगी या जब डीबीए में वो ग्रह आएंगे जो 6, 8, 12 इन भावों को सिग्निफाई करते हैं तो जातक के जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावना बनेगी।
अब यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि जो छठा भाव होता है वो हमारी इंजरी वगैरह को दर्शाता है, आठवां भाव जीवन में होने वाले डेंजर्स इन्हें दर्शाता है, और 12वां भाव हमारे अस्पताल में भर्ती होने को दर्शाता है। तो अगर ये तीनों भाव एक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से हमें इंजरी होगी, जिससे हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न होगा और उसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ठीक। अब मैंने फिर कहा कि जैसे मैंने ऊपर गुड हेल्थ में बताया था कि केवल एक भाव को देखकर रिजल्ट नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार जब भी आप किसी एक्सीडेंट या डेथ के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं तो आप बाधक और मारक इन दोनों ग्रहों का, जो बाधक ग्रह हैं, जो मारक ग्रह हैं, जो बाधक भाव हैं, जो मारक भाव हैं, इन पर भी कंसीडर जरूर करें। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट डीबीए में हो रहा है, मतलब डीबीए चल रही है 6, 8, 12 के सिग्निफिकेटर्स की, और साथ में बाधक और मारक भाव के जो स्वामी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किसी भी प्रकार से, ठीक है, या वो भाव भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो घटना होगी, मतलब जो एक्सीडेंट होगा, वो गंभीर अवस्था में भी जातक को ले जा सकता है। ठीक है। इस घटना को पूरी तरीके से पुष्ट करने के लिए, पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के लिए हमें लग्न को जरूर देख लेना चाहिए और 12वें भाव के सब लोड को भी चेक करना चाहिए सेम कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, तभी हम लोग 100% श्योर हो पाएंगे कि घटना कितनी गंभीर होगी। अब हम बात करते हैं डेंजर टू हेल्थ की। तो रूल हमारा कहता है कि अगर आठवें भाव का सब लोड सिग्निफाई करता है 1, 8, 6 और 12, इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है। तो जो नेटिव है वो अपने जीवन में अपने हेल्थ के इश्यू से संबंधित कुछ डेंजर, मतलब कुछ गंभीरताएं फील करेगा, तो उसकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यू रहेंगे। ठीक है, हेल्थ खराब हो सकती है वगैरह। अब ये सब कब होगा? तो निश्चित रूप से ये कब होगा? जब 6, 8, 12 इन भावों को सिग्निफाई करने वाले ग्रह की डीबीए चलेगी। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हमें लग्न और छठा भाव, इन दोनों के सब लोड को भी चेक कर लेना चाहिए। अननेचुरल डेथ रूल कहता है कि अगर 8वें भाव का सब लोड 8वें और 12वें तथा बाधक मारक इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है। अगर 8वें भाव का सब लोड 8वें, 12वें, बाधक और मारक इन भावों का सिग्निफिकेटर बनता है, तो जातक के जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है और जिसके कारण वो, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक्सीडेंट इतना डेंजरस होगा कि उसकी डेथ हो जाएगी या हो सकती है, हम ये तो नहीं कहेंगे हो जाएगी। अब ये सब कब होगा? ड्यूरिंग द ज्वाइंट पीरियड ऑफ सिग्निफिकेटर ऑफ 4, 8 और 12, साथ में बाधक और मारक, जब इन भावों की जो सिग्निफिकेटर है, कौन कौन सा? 4, 8, 12। 4 भाव क्यों लिया? क्योंकि ये अंत को समझाता है या अंत को बताता है, मतलब सब कुछ खत्म। 4, 8, 12 बाधक मारक, इन पांचों में से या इन पांचों के ज्वाइंट पीरियड, मतलब इन पांचों के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनका ज्वाइंट पीरियड चलेगा। उस ज्वाइंट पीरियड में ये घटना घटित हो सकती है। यहाँ पर जो 4th हाउस है वो क्या होता है? एंड ऑफ एवरीथिंग। 8वां भाव डेंजर एंड सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव हॉस्पिटल में एडमिट होने को दर्शाता है। अगर लग्न का सबलोड वो भी इस सेम कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, तो लग्न तो हो गया जातक, तो ये घटना वास्तव में एक सुसाइड हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर लग्न के स्थान पर
सातवां भाव हमारा ओपोनेंट, उसका सब लोड इस सेम कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, तो ये एक प्रकार की हत्या, असैसिनेशन, एक प्रकार की हत्या भी हो सकती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे हम लोग जल्दी नया वीडियो को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।